तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी ये हमारा सेकंड बुक स्टार्ट हो चुका है। 45 डेज तक का हमने चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 12। चैप्टर नंबर है आपका 5, यात्रियों के नज़रिए। और ये है आपका पार्ट 1। और आप सभी को पता ही है कि 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस बुक के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं। बिकॉज आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर ना एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं। उसमें मतलब 21 में से ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं पाते वो लोग, है ना। इसी वजह से हम लोगों ने एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है। इसका जरूर से मतलब लाभ लीजिएगा। अगर आप लोगों के प्री बोर्ड या फिर आपको अभी भी लग रहा है कि आपके बोर्ड में एग्जाम के अंदर कैसे मार्क्स लाओगे, तो जा करके देखिए इस वीडियो को, अच्छे से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और डेली के मैं 5 क्वेश्चन जो है पोस्ट करता हूँ आपका इसी एमसीक्यू चैनल, इसी चैनल के ऊपर। आप जाएंगे तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइएगा, वहीं पर आपको जो है हर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा विद एक्सप्लेनेशन। तो इन सभी एक्सप्लेनेशन को दिखेगा, जैसे आप किसी पे क्लिक करेंगे ना तो आपको आंसर भी दिख जाएगा। और ये रहा प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि डे वाइज कैसे मिलेगा, तो जा करके देखिएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऐसे हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और पॉलिटिकल साइंस का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए बिना देरी करे कुछ शुरुआत करते हैं अपने सुकून की। सुकून तो आपको पता ही है, आज डे 12 हो गया और थोड़ा सा कलर मैंने इसका चेंज करा है सो डैट कि थोड़ा सा अलग दिखे, नहीं तो हर एक प्लेलिस्ट एक जैसी ही लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने चीज करी है। तो इस चैप्टर को जानने से पहले आपको जरा कुछ बातें हैं, जो छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको बता दूं। चैप्टर का नाम है आपका यात्रियों के नजरिए, ठीक है जी, यात्रियों के नजरिए। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 4 लोग आए हैं, ठीक है जी। 4 लोगों के बारे में बात की जाएगी। अक्सर आप लोग जो है 3 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बट मैं आप लोगों को 4 लोगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि तीसरा वाला यानी कि चौथे वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको सभी को पता है, उसका नाम है अल बिरूनी, ठीक है जी। अल बिरूनी, जो कि कहाँ से आता है ये, ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान से आता है। ये कहाँ से आता है, उज्बेकिस्तान से आता है। और कब आता है ये, 11वीं शताब्दी के अंदर आता है ये। और इसकी किताब का क्या नाम था, किताब उल हिंद। किताब उल, पता नहीं भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। किताब उल हिंद, ये किताब थी उसकी, और ये अरबी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको इसके बारे में जाननी रहेंगी, ठीक है। सेकंड कौन बंदा आता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता बगल में जूता, मतलब मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, ठीक है जी। तो इब्न बतूता आता है, कहाँ से आता है ये, बेसिकली मोरक्को से आता है, ये मोरक्को से। और कब आता है ये आता है आपका 14वीं शताब्दी के अंदर। और इसने कौन सी बुक लिखी थी, इसकी बुक का नाम था रिहला। रिहला, ये ह है ना, ये आधा ह है ये। और इसके बाद तीसरा बंदा जो आता है, वो आता है आपका अब्दुर रज्जाक समरकंदी, ठीक है जी। ये आता है आपका 15वीं शताब्दी के अंदर। इसका बुक के बारे में कोई जिक्र नहीं है आपके एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए मैं आपकी इसकी बुक का नाम भी नहीं बता रहा, अदरवाइज ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा ना आपके पास पढ़ने के लिए। फिर जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट होती है। और ये कब आया था, ये आपका आया था 17वीं शताब्दी के अंदर। और कहाँ से आया था ये आपका आया था फ्रांस से, ठीक है जी। ये 3 बंदे हैं। इन 4 बंदों के बारे में आपको याद से रखना है। अल बिरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान, मोरक्को हो गया। ये अब्दुल रज़ाक समरकंदी, और ये कहाँ कहाँ को गए थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल बिरूनी जो है ना आपको मिलता है कहाँ पर, इंडिया, इंडिया के अंदर आया था। आप सभी को पता है, मतलब छोटी छोटी जो मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बता दी इसके बारे में। ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या, विजयनगर शहर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विवरण किसने दिया था। इसी की वजह से मैंने आपको चौथे वाला जो नाम था ना, मतलब तीसरे नंबर का जो नाम था, उसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया था बिकॉज अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है दक्षिण भारत के अंदर आता है। अगर आपका विजयनगर शहर ना लिख करके लिख दे कि दक्षिण भारत में कौन आया था जिसने बहुत ही यूजफुल कंटेंट यानी विवरण जो है दिया है, उसके बारे में बताया, तो आपको याद रखना चाहिए अब्दुल रज्जाक समरकंदी था, जो कि आया था, कब आया था ये, 15वीं शताब्दी के अंदर आया था ये। और ये जो है कहाँ से आया, ये पर्शिया से आया था। पर्शिया बेसिकली प्रेजेंट टाइम में किसको देश को बोलते हैं, ये ईरान एक कंट्री है, एक देश है, उसी का पुराना नाम पहले पर्शिया हुआ करता था, जिसकी वजह से हम बोलते हैं पर्शिया से ये आया हुआ था। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, शुरुआत के पन्ने में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किताब उल हिंद की किसकी रचना है ये।
किताबुल हिंद काफ़ी फेमस रचना है और ये किसकी रचना है? सभी को पता है, ये अल बिरूनी की ये रचना है। अब इसके बारे में ना जरा कुछ बातें हैं, जरा जान लीजिए अल बिरूनी के बारे में। क्या है वो बातें? सबसे पहली बात तो ये कि जन्म कहाँ हुआ था इसका? इसका जन्म हुआ था ख्वारिज्म। ख्वारिज्म ख्वारिज्म कहाँ पड़ता है? ये उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है ये, ठीक है जी। वहां पर इसका जो है जन्म होता है। कब होता है इसका जन्म? इसके जन्म का भी लिखा हुआ है 973 AD में जो है इसका जन्म होता है। और जैसे ही ये जन्म होता है इसका, तो होता क्या है कि जो है ना, जन्म से छोड़े पहले इसके बारे में कुछ और बता देते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज ये जानता था, ये भाषा कौन कौन से जानता था। फारसी भाषा जानता था, प्लस हिब्रू भाषा जानता था, प्लस संस्कृत जानता था। ये संस्कृत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। संस्कृत भाषा जानता था, प्लस सीरियाई एक लैंग्वेज है ये भी जानता था ये। लेकिन ये यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक लैंग्वेज नहीं जानता था। बट फिर भी इसने अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, इनके जो फिलॉसफी है उसके बारे में पढ़ने में सफलता हासिल करी थी, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा ये नहीं जानता था कौन? अल बिरूनी। बट ये जो है फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई, ये चारों लैंग्वेज जो है ये जानता था अच्छे से। अब इसके बाद में अगला क्या याद रखना है आपको कि 1017 AD में जो है क्या होता है कि ख्वारिज्म जहाँ पर ये रहता है वहीं पर जो है अटैक हो जाता है। किसका अटैक होता है? ये अटैक करता है कौन? महमूद। आप लिख दो महमूद गजनवी, छोड़ो यार, आप लिखो सुल्तान महमूद, क्योंकि आपके बुक के अंदर जैसा जैसा लिखा है ना, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। सुल्तान महमूद, ये बंदा अटैक करता है। अटैक करने के बाद जितने भी पोएट्स होते हैं यानी कि कवि होते हैं, जितने भी बुद्धिमान वाले व्यक्ति होते हैं, सबको उठा करके लेके चला जाता है गजनी में ये, ठीक है जी। गजनी बेसिकली अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी के अंदर लेके जाता है। लेके जाने के बाद फिर क्या करता है ये? वहां पर ले जा करके ये अपना मतलब अपने अंडर में रखवा लेता है, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा काम के होते हैं इसी वजह से, ठीक है जी। और जैसे ही ये अल बरूनी भी इनके अंडर में ही आ जाता है। आने के बाद क्या होता है कि जब पंजाब के ऊपर इसी सुल्तान महमूद यानी कि गजनी साम्राज्य का जो है ना हिस्सा, जब पंजाब बनेगा यानी कि भारत के लिए डोर जो है ओपन हो जाएंगे इन लोगों के लिए। तो जैसे ही पंजाब इस गजनवी यानी सुल्तान गजनवी मोहम्मद का जो है पार्ट बनेगा, तो पार्ट बनने के बाद क्या होगा कि जो अल बिरूनी है उसका इंटरेस्ट अब जो है ना डेवलप हो जाएगा इंडिया की साइड में। और जैसे ही इंडिया की साइड में इसका डेवलप हो जाएगा इंटरेस्ट, तब वो भारत की साइड में वो आ जाता है, भारत के अंदर ही जो है वो आ जाता है। और आने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करता है। नोटिस करने के बाद बुक लिख देता है, कौन सी? किताबुल हिंद। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। याद रखिएगा ये किताबुल हिंद ये अरबी भाषा के अंदर लिखी हुई है। और ये भी याद रखिएगा ये बंदा संस्कृत लैंग्वेज जानता था। संस्कृत लैंग्वेज ये जानता था, याद रखिएगा। और ग्रीक नहीं जानता था, ये भी याद रखिएगा। ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा नहीं जानता था। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। आप देख सकते हो सारी बातें मतलब लिखी हुई हैं यहाँ पर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक और चीज़ क्या, जब भी ये किताब लिखता था ना, तो किताब लिखने के ये ना कुछ विशिष्ट शैली हुआ करती थी इसकी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी किताब लिखने की विशिष्ट शैली होती थी। क्या होता था कि शुरू में एक सवाल पूछता था। सवाल पूछने के बाद हिंदू कल्चर यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसको लेगा, प्लस में उसका कंपैरिजन दूसरे संस्कृति के साथ करता है वो। और करने के बाद उनका लास्ट में एक होता है ना कि निष्कर्ष देना, कंक्लूजन देना कि कौन सी बढ़िया थी। तो ये काम करता था कौन? अल बिरूनी। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ क्या है, किसने जो किताब लिखी है वो किसके बारे में लिखी है? धर्म, दर्शन, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान, इन सब के बारे में लिखी हुई है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है क्या? संस्कृत में लिखित पतंजलि के व्याकरण का अरबी में अनुवाद जो है किसने किया था? मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इन सभी में ना संस्कृत की भाषा कौन जान रहा है? अल बिरूनी जान रहा है, जिसकी वजह से अल बिरूनी ने ही ये चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है जी। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अरबी लैंग्वेज के अंदर इसने ट्रांसलेट कर दिया किसको? ये पतंजलि को करा, क्योंकि पतंजलि जो है आपकी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है जी। पतंजलि को ट्रांसलेट करा इसने अरबी भाषा के अंदर। लेकिन अरबी भाषा, यूनानी भाषा के अंदर ना एक ये बुक हुआ, ये हुआ करता था, एक ये यूक्लिड, ये हुआ करता था, एक यूनानी गणितज्ञ। इसको ट्रांसलेट करा है इसने संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। तो ये बात है जो आपको लोगों को पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
और बेसिक सा भी है क्या, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है इसका जन्म जो है तंजियर में हुआ था। तंजियर बेसिकली मोरक्को का ही एक पार्ट है, और इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, रिहल्ला, और ये रहा तंजियर में उसका जन्म हुआ। और एक और चीज़ क्या, ये बंदा ना मतलब कि किताबी कीड़ा टाइप सा बंदा है, मतलब किताब वगैरह तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता, प्लस इसके बाद क्या कर रहा था कि किताब से ज़्यादा ये यात्रा करने के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है। मतलब कि कहता है जब मैं ट्रैवल करूंगा ना, तो ट्रैवल करके नॉलेज जो मिलेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू किताबों से। इस वजह से ये बंदा ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। इब्न बतूता जो है इस्लामी कानून, जिसको हम सरिया कानून भी बोलते हैं ना, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है। और ये पैराग्राफ जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग देखिएगा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने डाल दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है यही आज का। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों के को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब इब्न बतूता, जो कि कहाँ से है, ये मोरक्को से है, ठीक है जी, तो इब्न बतूता क्या करता है कि भारत में आने से पहले जो है ना बहुत जगह घूमता है, बहुत जगह घूमता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये घूमना स्टार्ट करता है ना, मतलब कि तेंजियर जो कि मोरक्को से निकल करके आता है बाहर से, तो ये सबसे पहले जो है भारत आने से पहले जो है ये सीरिया में हो गया, ठीक है, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ठीक है जी, और फारस हो गया, प्लस यमन हो गया, यमन के अलावा और ओमान हो गया, मतलब बहुत जगह पे घूमता है, पूर्वी अफ्रीका हो गया, इन सभी जगहों पर जो है ये घूमता है। और घूमने के बाद ये भाई साहब भारत के अंदर आता है। ये कहाँ पर आता है फिर? भारत के अंदर आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा है, और इसी बंदे को जो है ना विश्व यात्री भी बोला जा रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है? विश्व यात्री बोला जा रहा है। और बड़ा ही हठीला हठीला यात्री भी इसको बोला जा रहा है, मतलब जिद्दी यात्री था ये, मानता नहीं था बंदा यात्रा करे बिना। तो ये ऐसा ही इंसान था ये। प्लस एक और चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कि जब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, तो उस समय पर कौन सा यात्री आया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इसका आंसर भी क्या है आपका? इब्न बतूता। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और जैसे ही इब्न बतूता भारत के अंदर आता है, भारत के अंदर आने के बाद फिर क्या होता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इम्प्रेस होने के बाद वो जो है काजी की पोस्ट दे देता है। काजी बेसिकली एक जज की पोस्ट होती है मुस्लिम समुदाय के अंदर, ठीक है जी। तो वो काजी की पोस्ट दे देता है, और काजी की पोस्ट देने के बाद फिर वो क्या करता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक बोल देता है इसको कि जाओ 1342 के अंदर जाओ, जरा मंगोल एक एरिया है वहाँ पर जाओ, थोड़ा घूम करके आओ, हमारे दूत बन करके जाओ। और जैसे ही वो दूत बन करके जाता है, दूत बन करके फिर वापस आ जाता है, मतलब भारत के अंदर न्यूज़ जो भी पहुँचानी होती है उसे न्यूज़ वगैरह पहुँचा करके फिर भारत के अंदर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो निर्णय ले लेता है कि मैं घर जा रहा हूँ भाई, और 1356 में अपने घर को चला जाता है ये, मतलब मोरक्को वापस चला जाता है। और जैसे ही मोरक्को जाता है, तो मोरक्को के अंदर जो राज कर रहा होता है राजा, वो बोलता है कि भाई साहब एक बंदे को नियुक्त करो जो इसके पूरे यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखेगा, इसके पूरी जर्नी के बारे में जो है लिखेगा। कौन लिखेगा वो? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांतों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका इब्न जुजाई। याद रखिएगा, इब्न जुजाई। फर्स्ट नेम इसका इब्न इब्न एक सेम सा ही है, और जुजाई इसका लास्ट में ये नाम है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था ये आपका। ओके, और इसी के साथ चलिए आपकी वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। जानता थोड़ी लंबी होगी, बट हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ये, और फॉलो करते लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।